दिन रात अंधेरा बस बहुत हो गया, आवाम का सब्र जवाब दे गया। गुलिस्तान जौहर के मकीनों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना, गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आवाम फट पड़े। मुजाहरीन के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद के नारे, शिकवा किया। बिल क्लियर होने के बावजूद 18 घंटों की लोड शेडिंग जारी है। आपको बताएं कि गुलिस्तान जौहर के मकीनों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आवाम फट पड़े। मुजाहरीन के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद के नारे, शिकवा किया कि बिल क्लियर होने के बावजूद 18 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा क्या मुतालबा किया जा रहा है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर में के इलेक्ट्रिक के जो जौहर का हेड ऑफिस है उसके बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद है और जो मुतालबात के हक़ में यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि स्टार कस्टमर्स हैं, लेकिन 18 घंटे की लोड शेडिंग है वो रोज़ाना की बुनियाद पर की जा रही है। इसके अलावा मुतादिद शहरी ऐसे हैं जिनकी ये शिकायत है कि उनके जो है वो 60 गज़ के मकानात हैं, 2 कमरे के मकानात हैं, उन पर इजाफी कुंडे के चार्जेस जो है वो लगकर आ रहे हैं और कई अरसे से यहाँ पर लोग जो है वो इनके दफातर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई जो है वो सामने नहीं आई। इसके अलावा आज सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो एक बड़ी तादाद में कराची के जो शहरी हैं, इलाके के शहरी हैं, गुलिस्तान जौहर से मुतसिल बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से बुज़ुर्ग शहरी, बच्चे, तालिब इल्म, बुज़ुर्ग ख़वातीन परेशान हैं। गर्मी की सूरत हाल में जो दिल के अमराज के मरीज़ हैं वो भी खासी परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, इलाका मकीन हैं, और उनसे पूछते हैं कि वो आज इनके मकासद आज जो है वो क्या है, इनसे अब तक किसी ने रब्ता किया है या नहीं किया, अगला लाएअमल क्या होगा, क्या कहेंगे सर? जो इलेक्ट्रिक के मसाइल हैं, लोड शेडिंग रोज़ाना हो रही है, आपकी इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? सर, लोड शेडिंग तकरीबन इस वक्त 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। न दिन का सुकून है, न रात का सुकून है। बच्चे स्कूल जाने वाले वो परेशान, बूढ़े बीमार लोग परेशान। और के इलेक्ट्रिक उससे हट के 8 घंटे ज़्यादा बंद हो रही है। एक तो होती है कि शेड्यूल लोड शेडिंग हो, शेड्यूल लोड शेडिंग से हट के भी वो मेंटेनेंस के नाम पे वो लाइट नहीं होती और बड़े मसले मसाइल हैं लोगों के लिए। और इन लोगों आज अब आपने कोई बंदा भेजा मुज़ाकरात के लिए, आज बंदा कोई नहीं आता तो फिर अगला लाएअमल क्या होगा आप लोगों का? मुतअद्दिद बार इनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आके कोई अपना आवाम के सामने लाएअमल रखें, कुछ जायज़ मुतालबात रखें, बताएं कि जी कि हम इतना दे सकते हैं, इतनी लोड शेडिंग है, उसके मुताबिक करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। अच्छा, तजवीज़ क्या है आपकी? क्या आप इनको मैटर करेंगे कि क्या तजवीज़ आप देंगे ताकि इनके मामला जो है मसाइल वो हल किए जा सके? देखिए, के इलेक्ट्रिक पिछले जहाँ तक मुझे ख्याल है कि 25-30 साल से के इलेक्ट्रिक यहाँ पे मौजूद है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जो सर्विसेज हैं वो सही नहीं है। इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? सर, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि के इलेक्ट्रिक जो है वो अपनी हठधर्मी पे उतरी हुई है। इसने हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तबाह कर दिया है। आप क्या कहेंगे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग? सर, बड़े अजाब है। ये लोग सुबह से लेके 18 घंटे, सुबह 5 बजे से लेके अजान हुई और उनका पावर ऑफ, और रात 1 बजे तक लाइट नहीं है। कोफ्ते सुबह आँख खुली, घर में नहीं है लाइट, रात को घर में और लाइट नहीं है। अजाब क्या हुआ है। बिल हम लोग कंटिन्यू भर रहे हैं, हर बिलर जो है ना बिल लेके खड़ा हुआ है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं शहरियों ने ये बैनर उठा रखे हैं, अपने मुतालबात के हक़ में नारे लगा रहे हैं। बुजुर्ग शहरी इस गर्मी के अंदर मौजूद हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक का जो निज़ाम है ये दुरुस्त होना चाहिए। बुजुर्ग शहरी से गुफ्तगू करते हैं, ये क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ सबको। दूसरी अर्ज़ ये है कि स्टूडेंट से लेकर कारोबार तक हर चीज़ तबाह कर दी गई है। ना तालिब इल्म कोई पढ़ सकता है, ना को कारोबार करने वाला आदमी को कारोबार कर सकता है। मतलब ये कि इसकी वजह से बेरोज़गारी भी फैल रही है। लोड शेडिंग 8 घंटे की बजाय अभी 18 घंटे पे पहुंच गई है। हमें यह बताया जाए कि हमारा कसूर क्या है, जबकि ओवर बिलिंग भी हो रही है। कुंडा सिस्टम भी इनका अपना है, कुंडा सिस्टम ये खुद मिला के लगा रहे हैं। जब हमें कहते हैं कि आप हमें बताएं, यानी दुश्मनियाँ हम पैदा करें, रिश्वत ये लोग खाएं, ये नाकाबिले माफ़ी है। आपने देखा कि ये बुजुर्ग शहरी, इनका कहना था कि ओवर बिलिंग भी हो रही है,
तालिब इल्म परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, मरीज़ परेशान हैं, खुसूसन जो दिल के अमराज के अंदर मुब्तला मरीज़ हैं, दमे के जो मरीज़ हैं, उसके छोटे बच्चे गर्मी के अंदर परेशान हैं, बिलबला फालिश के अमराज के अंदर जो मुब्तला मरीज़ हैं वो परेशान हैं। गर्ज़ ये कि गुलिस्तान जौहर का हर इलाका जो है वो इस वक्त लोड शेडिंग के अंदर मुब्तला है और यहाँ के अवाम जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और गुस्से में इन्होंने ये जो पोल है के इलेक्ट्रिक का जो ब्रेक डाउन है वो भी बंद किया है। इसके अलावा मुश्तैल होने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर बुजुर्गों ने, मुअज़्ज़िज़ शहरी, उन्होंने तमाम लोगों को मना किया, किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं हुई है और इनका ये मुतालबा है कि कोई शख्स जो है वो अंदर से मुतल्लिक़ा अफराद आए, इनसे मुज़ाकरात करे ताकि अगला जो लाएमल हो वो एक मुनासिब तरीके से हल किया जा सके, बिजली का लोड शेडिंग का दौरानिया है वो कम किया जा सके, ओवर बिलिंग कम की जा सके। इसके अलावा जो स्टार कस्टमर्स हैं उन पर जो कुंडे के चार्जेस लगे हैं वो कम किए जा सकें। कोई तजवीज़, कोई मुतवज्जा जो तजवीज़ है वो उसकी मान ली जाए, तब ये जो मुजाहिरीन हैं अपना एहतजाज ख़त्म करेंगे और इस बसूरत दीगर जो है एहतजाज का दायरा ये वसी करेंगे। जी ठीक है। ताहाल कोई भी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए नहीं आया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे खुर्शीद रहमानी। कराची में ताज बरादरी एक बार फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, ताजरों को भत्ते की पर्चियां मौसूल होने लगी हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबरान को एहतियात बरतने के लिए ख़त, सेक्रेटरी जनरल की जानिब से ताजरों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई हैं। आपको बताएं कि ताजरों को भत्ते की पर्चियां मौसूल होने लगी। कराची में ताज बरादरी एक बार फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबरान को एहतियात बरतने के लिए ख़त, सेक्रेटरी जनरल की जानिब से ताजरों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी गई है। बात करेंगे मेराज अख्तर से। मेराज बताएगा मजीद क्या हिदायत जारी की गई? बिल्कुल, कराची में 2 से 3 माह के दौरान में जो बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए जिससे भत्ताखोरी सामने आई है और इस वक्त भत्ताखोर एक बार फिर सरगर्म हो गए। कराची मुख्तलिफ इलाकों में, मनीर के इलाके में एक बिल्डर के दफ्तर में फायरिंग की गई, इसके बाद गार्डन के इलाके में फायरिंग हुई और बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए। दुनिया बाजार के ताजरों को भत्ते की पर्चियां मौसूल होना शुरू हुई, जिसके बाद आहिस्ता से शिकायत जो है वो कराची चैम्बर तक पहुंची और अब कराची चैम्बर के सेक्रेटरी की जानिब से तमाम ताजरों को एक खत भेजा गया है, एक लेटर भेजा गया है जिसमें उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है और उनको ये बताया गया है कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताजरों से जो है वो उनको लिफाफे भेजे जा रहे हैं जिनमें गोलियां हैं और गोलियों के साथ जो है पर्ची भेजी जा रही है कि वो इतनी रकम अदा कर दें और उनको वो अकाउंट नंबर भी भेजे जा रहे हैं कि फला अकाउंट में जो है इसलिए रकम भिजवा दी जाए। और खासतौर पर जो सुनने में अभी तक आया है ताजरों से हमारी बात है, इनका ये कहना है कि बैरून मुल्क ईरान से और अफगानिस्तान से और दुबई के इलाकों से जो है वो नामालूम अफराद जो है वो व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर रहे हैं और रकम वसूली की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल उनको एहतियाती तदाबीर के लिए कराची चैम्बर ने कहा है कि अपने अपने रिहायशी जो मुकामात हैं और जो कारोबारी मुकामात हैं उन पर अतराफ में अच्छी जो क्वालिटी के जो है वो CCTV कैमरे भी लगवा दें और जैसे कोई वाक़या होता है तो चैम्बर को भी एतमाद में लें और उसके बाद पुलिस से भी रब्ता करें ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस वक्त मैं आपको ये भी बताऊं कि जो SIU पुलिस है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस, वो इस पर काम भी कर रही है और गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान में भत्ताखोरी में मुलविस 2 मुलज़िमान भी मारे जा चुके हैं। लेकिन जिस तेजी से 2 से 3 माह के दौरान में ये भत्ताखोरी का नेटवर्क दोबारा से फैला है, उसके बाद ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। जी, मेराज अख्तर आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस, गिरफ्तार मुलजिमा गुलनिसा पर हमले में सहूलतकारी का इल्ज़ाम, गिरफ्तार मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। वकील सफाई शौकत हयात ने जमानत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस, गिरफ्तार मुलजिमा गुलनिसा पर हमले में सहूलतकारी का इल्ज़ाम, गिरफ्तार मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। समाअत के हवाले से मजीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़ बताइएगा। एयरपोर्ट पर हमले केस में सहूलतकारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत पर आज हाई कोर्ट में समाअत हुई है, जहाँ पर जो दरख्वास्त गुजार के वकील है एडवोकेट शौकत हयात, उन्होंने अपने दलाइल आज जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि अदालत ने जो है इस दरख्वास्त की समाअत मुलतवी कर दी है। इसमें जो वकील सफाई है शौकत हयात एडवोकेट, उनका मौक़िफ़ है कि मुलजिमा गुलनिसा पर तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद है, मुलजिमा का कोई ताल्लुक कुछ हमलावर या दीगर मुलजिमान से साबित नहीं होता।
FIR में नाम या हुलिया भी वाज़ेह नहीं किया गया है। इसमें अदालत ने तगाजा के मुद्दा के जवाबी दलाइल के लिए समाअत जो है 13 अक्टूबर को मुलतवी कर दी गई है। लिहाजा अब इसमें जो है इस तगाजे की जानिब से इसी दलाइल पर जवाबी दलाइल दिए जाएंगे। जी ठीक है मुमताज, आगाह करने के लिए शुक्रिया। MA जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके का मामला। सिंध हाई कोर्ट में जाम बहक नौजवान की वालिदा की जानिब से गैर कानूनी गोदाम की मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। डिप्टी कमिश्नर जुरूबी ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज जमाली से। जी मुमताज। देखिए जी, कुछ हफ्ते कबल MA जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में आग लगी थी, जिसकी वजह से जो है काफ़ी जान बहक भी हो गए थे। कुछ शहरी जो हैं वो ज़ख्मी भी हो गए थे। जो जान बहक शहरी, उनके अहल खाना ने गोदाम की मुंतकली के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर आज डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने अदालत में जवाब जमा करा दिया है। लिहाजा अदालत ने आज इस दरख्वास्त पर अहम हुक्म दे दी है। अदालत ने पटाखों की फैक्ट्री और गोदाम की तलाशी इलाके से जो है मुंतकिल करने का हुक्म दे दी है। साथ ही साथ अदालत ने जो डिप्टी कमिश्नर के जवाब की बुनियाद पर दरख्वास्त भी निपटा दी है। इसमें जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं एडवोकेट उस्मान फारूक, उनका ये मौक़िफ़ है कि कानून के तहत रिहायशी इलाकों में जो पटाखों के गोदाम या फैक्ट्री चलाना गैर कानूनी है और पटाखों की तरसील भी जो है वो गैर कानूनी है। रिहायशी इलाके में गोदाम में आग लगने और धमाके की वजह से ये हादसा जो है वो रौनमा हुआ था। लिहाजा उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की है कि जहाँ भी पटाखों के फैक्ट्रीज या गोदाम रिहायशी इलाके में हो, बाहर मुंतकिल किया जाए। जी अभी आपको बताएं, वज़ारत की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास आज होगा। काबीना का 35 निकाती भारी एजेंडा जारी। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुतालबात एजेंडे में शामिल। कच्चे के डाकों के हथियार डालने पर नई पॉलिसी तय होगी। कोल एनर्जी बोर्ड के कवानीन में तरमीम पर गौर। सिंध फैक्ट्रीज एक्ट और शॉप्स एक्ट में तब्दीलियाँ ज़ेर गौर। सीनियर सिटीजन काउंसिल की असरनो तश्कील एजेंडे में शामिल। बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी के कवानीन में तरमीम एजेंडे का हिस्सा। सिंध बोर्ड्स के कवानीन में तब्दीली के लिए कमेटी बनेगी। इस पर बात करेंगे। आजिज़ जमाली ने हमें ज्वाइन किया है। जी आजिज़ बताइएगा। सिंध काबीना का इजलास आज दोपहर वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध शेख मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें तमाम वज़रा, मुशीर और मामले खुसूसी और मुतल्लिका महकमों के अफसरान शिरकत करेंगे। काफ़ी तवील एजेंडा है, 35 नुकाती, लेकिन उसमें अहम एजेंडा जो है वो ये है कि जो सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस का एहतजाज चल रहा था चंद रोज़ कबल, उसके मुतालबात को भी एजेंडा में शामिल किया गया था। तो आज सिंध काबीना यकीनन इस बारे में बड़ा अहम फैसला करेगी, क्योंकि 4 इनके मुतालबात हैं सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के, जो सिंध भर के मुलाजमीन उस अलायंस में शामिल हैं। उसके अलावा कच्चे के डाकुओं का काफ़ी अर्से से ये मामला चल रहा है कि ऐसे बहुत सारे डाकू हैं जो हथियार फेंकना चाह रहे हैं। उसके बारे में आज सिंध काबीना जो है वो पॉलिसी तय करेगी कि अगर जो डाकू हथियार फेंक कर शरीफ शहरी बनना चाहते हैं, उनके लिए हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी, उनको क्या रियायत दी जाएगी या उनके मुकदमात का क्या होगा, इसके बारे में आज जो है सिंध काबीना फैसला करेगी। कोल एनर्जी बोर्ड है, इसके कवानीन को तब्दील किया जाएगा, उसमें तरामीम की जाएंगी, वो भी एजेंडा का हिस्सा है। सिंध फैक्ट्रीज एंड सिंध शॉप्स एक्ट जो है उसमें भी तब्दीलियाँ की जा रही हैं, वो भी एजेंडा में शामिल है। सिंध सीनियर सिटीजन काउंसिल की असर नौ तश्कील जो है एजेंडा का हिस्सा है। स्टील मिल्स का एक स्कूल है जो फेडरल गवर्नमेंट का है, वो स्कूल जो स्पेशल बच्चों का स्कूल है, सिंध हुकूमत इस स्कूल को जो है अपने तहवील में लेना चाहती है। तो इसके बारे में सिंध काबीना आज इसकी मंजूरी देगी। शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काने के कवानीन जो है उसको भी तब्दील किया जा रहा है, उसमें तरामीम की जाएंगी। सिंध के जो इंटरमीडिएट के बोर्ड्स हैं, उन बोर्ड्स के कवानीन में भी तब्दीली के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी आज सिंध काबीना में। जबकि एडवोकेट जनरल सिंध जो है उनकी निशस्त खाली है, असामी खाली है, इस वक्त कोई भी एडवोकेट जनरल नहीं है, तो उसके बारे में फैसला किया जाएगा। एडवोकेट जनरल की तकरीर का फैसला किया जाएगा। मुख्तलिफ खुदमुख्तार इदारे हैं
एटोनॉमस बॉडीज़ जो है उनमें सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी होती है। तो मुख्तलिफ इदारों के लिए सिंध हुकूमत के नुमाइंदों के नाम जो है काबीना में तजवीज़ किए जाएंगे। उसके अलावा आज जो है सिंध काबीना में मुख्तलिफ दरखास्तें जो है काबीना फंड्स देने के हवाले से उसके बारे में सिंध काबीना आज फैसला करेगी। 2 बजे ये इजलास है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जी ठीक है, 2 बजे इजलास है। आजिज़ हमें बराह रास्त आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, अब बात करेंगे मौसम की। शहर क़ैद का मौसम गर्म और मरतूब। शहर क़ैद में बारिश का कोई इम्कान नहीं। समुद्री तूफ़ान शक्ति की शिद्दत में कमी। कराची से 910 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद 24 घंटों में डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान है, जबकि पारा 26 से 34 के दरमियान रहने का इम्कान है। जनूब मगरिब सम से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद मौसम का अहवाल बताएंगी रिमशा इस्माइल। जी रिमशा। जी बिल्कुल, अगर हम बात कर लें शहर क़ैद के मौसम की तो इस वक्त जो है मौसम गर्म और मरतूब है। दर्जा हरारत 32 डिग्री है, जबकि हवाओं की जो रफ्तार है वो इस वक्त 20 से 21 किलोमीटर फी घंटा है। अगर हम बात करें समुद्री तूफ़ान की तो समुद्री तूफ़ान शक्ति जो कि अब कमज़ोर होकर जो है वो समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो चुका है। जिस तरह के पहले हवा का कम दबाव होता है, उसके बाद डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, समुद्री तूफ़ान और फिर शदीद समुद्री तूफ़ान होता है, इसी तरह जो है वो अब समुद्री तूफ़ान जो शदीद था अब वो जो है उसकी शिद्दत में कमी आई है और ये सिर्फ समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो चुका है। इस वक्त जो है ये शुमाल मगरिब में मौजूद है, लेकिन ये कराची से इस वक्त दूर है। जिस तरह के कराची से 340 किलोमीटर तक करीब आया, उसके बाद जो है ये अब 910 किलोमीटर जो है वो जनूब मगरिब में जो है वो इस वक्त मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के अगर आज मौसम की बात कर लें तो आज जो है वो कराची के मौसम में कहीं इम्कान ये कि कराची में जिस तरह रात गए जो है वो हल्की बारिश हुई, इस तरह इम्कान है कि कराची में आज कहीं कहीं जो है वो बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। समुद्री तूफान जो है वो इस वक्त जो है वो शुमाल मशरिक और जुनूब मशरिक की समत में हरकत करते हुए आइंदा 24 घंटों के दौरान डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और इसके बाद जो है ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये 1 से 2 दिन में हवा के कम दबाव में बदलने के बाद ख़त्म हो जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में कहीं कहीं जो है वो बारिश हो सकती है। तेज़ बारिश का इम्कान जो है वो नहीं जाहिर किया गया, जबकि इस वक्त मैं साहिल समंदर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल जो है वो नॉर्मल है। महकमा मौसमियात की जानिब से जिस तरह से बताया जा रहा था कि हवाएं चलेंगी, हवाएं जो है वो चल रही हैं और हवाओं की रफ्तार 20 किलोमीटर से ज़ायद भी बताई जा रही है, जबकि माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि शहरी जो है वो एहतियात भी ज़रूर बरतें और ख़ास तौर पर जो है जो मछेरे हैं जो मछलियाँ पकड़ने के लिए समंदर में गहरे समंदर में जाते हैं वो एहतियात ज़रूर बरतें और वो खुले समंदर में ना जाएं। महकमा मौसमियात का साइक्लोन वार्निंग सेंटर जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर निगरानी कर रहा है। किसी भी हालात से जो है वो प्रॉपर तौर पर मुकम्मल तौर पर जो है वो अपडेट किया जाएगा। कराची में भी हवाएं चल रही हैं, गर्मी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा नहीं है, मौसम कदरे बेहतर है क्योंकि हवाएं जो है वो अच्छी रफ्तार से चल रही हैं। इम्कान है कि 1 से 2 रोज़ तक कराची के मौसम जो है वो इसी तरह गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि हवाएं जो है वो अच्छी रफ्तार से चलती रहेंगी। जी ठीक है, रिमशा इस्माइल मौसम का अहवाल बता रही थी, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, शहर में पानी की एक और बड़ी लाइन फट गई। गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी के सिग्नल पर लाखों गैलन पानी सड़क पर बह रहा है। 4 रोज़ गुजरने के बावजूद वाटर कॉर्पोरेशन की टीम मौके पर ना पहुंच सकी, जिसके बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। जी एहसन, क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, गुलशन इकबाल के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। डिस्को बेकरी के सिग्नल से मुत्तसिल जो है वो पिछले 1 हफ्ते से पानी निकल के जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे ज़ाया हो रहा है। लाखों गैलन पानी जो है वो लाइन के टूटने के बाद जो है वो निकल के सड़क पर ज़ाया हो रहा है। वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम को मुताल्लिका कई बार आगाह किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अब तक इसकी मुरम्मत के लिए कोई नहीं पहुँचा है। यहाँ पर सूरत हाल ये है, मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखाएँ तो यौमिया जो है वो बीच सड़क से ये पानी निकल रहा है, जो कि हादसा का भी सबब बनता जा रहा है और सारा दिन सारी रात जो है वो ये पानी निकल के सड़क पे ज़ाया होता रहता है। और दूसरी जानिब आवाम जो है वो मुसलसल पानी की शहर में किल्लत का सामना कर रही है। कंड्यूट यहाँ से गुजर रही है, जिसके बायस जो है वो यहाँ से पानी की सप्लाई भी मुतासर है शदीद। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भाई मुझे बताने पानी कब से निकल रहा है? ये गालिबन तकरीबन 28-29 तारीख से ये जो ना ऐसे ही पानी बह रहा है, लेकिन हमारा हुकूमत ऐसी है कि लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता। ये देखो लैंड टूटी हुई है, ऐसे ज़ाया हो रहा है। चलो इसको
प्रॉपर इसका काम किया जाए, चलो किसी को पानी पीने के लिए तो मिले। लेकिन ये 28-29 तारीख से चल रहा है, अभी तक ऐसे प्रॉपर खुला हुआ है। कोई भी इधर इसका कोई इशू नहीं उठा रहा, कोई इधर काम करने के लिए नहीं आ रहे, मतलब ऐसे ही ज़ाया हो रहा है ये पानी। ठीक है, मुझे बताने सड़क पर पानी आ रहा है, मोटरसाइकिल वगैरह भी स्लिप हो रही हैं? जी एक्सीडेंट, काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं। तकरीबन आज से 2 दिन पहले भी यहाँ पे 2 कारें भी लगी हैं, बाइक भी स्लिप हुए हैं, 2-3 बाइकें भी स्लिप हुई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सड़क पे निकलता हुआ, बीच सड़क पे निकलता हुआ पानी जो है वो सिर्फ ज़ाया ही नहीं हो रहा, साथ साथ जो है वो हादसात का सबब भी बन रहा है। आवाम की अपील है कि फौरी तौर पर इस पे नोटिस लिया जाए, एमडी वाटर कॉरपोरेशन और मुताल्लिका हुक्काम जो है वो इस मामले को संजीदगी से लें और इस लीकेज को फौरन बंद किया जाए। जी, अवामी राबता कमेटियां बहाल, सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, राबता कमेटियां खत्म करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। महकमे दाखिला सिंध ने साबिक हुकूमती फैसला वापस ले लिया। तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स की बनाई गई कमेटियां बहाल। राबता कमेटियों में सिविल सोसाइटी और मकामी नुमाइंदगान शामिल हैं। कमेटियां पुलिस और आवाम के दरमियान राबता कारी के लिए कायम की गई थी। इस हवाले से बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने मुकामी पुलिस थाने की सतह पर अमन की बहाली के लिए बनाई गई अवामी राब्ता कारी कमेटियों को खत्म करने के बाद बहाल कर दिया है। अवामी राब्ता कमेटियां तमाम इजला के डिप्टी कमिश्नर की जानब से बनाई गई थी। इन कमेटियों को बहाल करने के हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटियों को खत्म करने के बाद इस फैसले को कालादम करार दे दिया गया, जबकि नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि कालादम करार देने के बाद पुरानी बनाई गई कमेटियां एक बार फिर बहाल हो गई है और कमेटियों में मुकामी पुलिस थाने की सतह पर स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटीज के नुमाइंदगान शामिल हैं। जी आज़ाद, आगाह करने के लिए शुक्रिया। उधर जामशोरों में इंतजामी तब्दीली, नया दौर शुरू। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों को नया वाइस चांसलर मिल गया। डॉक्टर फतेह मरी की 4 साल के लिए तकर्रुरी। सिंध हुकूमत ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वाले से बात करेंगे सैयद जुबैर आशिद से। जुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के लिए नया वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया गया। डॉक्टर फतेह मरी की 4 साल के लिए बतौर वाइस चांसलर तकर्रुरी सिंध हुकूमत की जानिब से तकर्रुरी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। डॉक्टर फतेह मरी इससे कबल भी आला तालीमी शोबे में अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं, जबकि सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में इंतजामी तब्दीली हमें देखने को नजर आ रही है कि नया दौर शुरू होने की तवक्को जो है वो जाहिर की जा रही है। अरसे तवील बाद एक बड़ी तब्दीली सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में देखने को नजर आती है। ठीक है जुबैर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर सिंध के गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर मेहदी शाह से मुलाकात हुई। मुलाकात में हालिया सैलाब, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फ़रोग़, पार्टी उमूर पर बातचीत की गई। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइए। जी देखें, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर हैं सैयद मेहदी शाह, वो यहाँ पर पहुँचे हैं वज़ीर आला हाउस और उन्होंने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की। काफ़ी ये तफसीली मुलाकात थी। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब के बाद 1260 घर तबाह हुए, ये कहना था गवर्नर सैयद मेहदी शाह का, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुश्किल की कड़ी में चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ खड़ी रही हैं और मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ और पार्टी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने काफ़ी उमूर पर मुश्तरका तौर पर गुफ्तगू की। जी, आज इस आगाह करने के लिए शुक्रिया। FPCCI ने पैदावारी लागत को सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। FPCCI सीनियर नायब सदर साक़िब फयाज मकू ने कहा कि इस वक्त फी यूनिट बिजली पर कैपेसिटी चार्जेस कीमत में 17 रुपये वसूल की जा रही है। इसके अलावा पावर होल्डिंग कंपनी के सरचार्ज कीमत में 3 रुपये 23 पैसे फी यूनिट मुश्किलात बढ़ा रहा है। अब तिजारती खसारा एक माह में 3 रुपये 34 करोड़ डॉलर पर जाना भी बड़ा मसला है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइए। जी देखा जाए, सनअतकार कंसर्न शो कर रहे हैं कि मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। जो कैपेसिटी चार्जेस वो 17 रुपये अभी भी मौजूद है और साथ ही PSL चार्जेस 3 रुपये 23 पैसे। इसका क्या इम्पैक्ट होगा सनअतकारों पे, ताजरों पे, जानते हैं। FPCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं साक़िब फयाज मकू हमारे साथ मौजूद हैं। कैपेसिटी चार्जेस पे बहुत जंग लड़ी, कमी हुई, लेकिन फिर से खड़ा हुआ है, फिर भी वही चार्जेस मुख्तलिफ, क्या इम्पैक्ट होगा?
देखिए, जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस। जो हमारी इंडस्ट्री की और हमारी ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट के लिए जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट जो अब हमें समझ आ रही है, अब इंटरेस्ट रेट जो हम शोर मचा रहे हैं कि वो कम होना चाहिए, लेकिन उसकी भी कोई उम्मीद आगे भी नज़र नहीं आ रही हमें कि वो 11% पे खड़ा हुआ है और आगे भी जो है वो 11% पे रहेगा। तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट और तमाम इंडस्ट्रीज़ को वो इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस और हमारी इससे एक्सपोर्ट जो है वो कम्पिटिटिव नहीं रहेगी। और जो हम बहुत खुश हो रहे थे कि जी जो सर्कुलर डेट जो है वो गवर्नमेंट ने वो उसका मसला हल कर दिया, लेकिन अब जो आए जो बिजली के बिल आए हैं उसमें 3 रुपये 23 पैसे जो हैं वो उसमें PHL की मद में वो मज़ीद ऐड हो गए। 17 रुपीज़ जो है कैपेसिटी चार्जेस पहले ही हैं, तो मेरे ख़्याल में ये तकरीबन 20 रुपये से ऊपर जो है वो जो बिजली हम कंज्यूम नहीं कर रहे, जो कोई बिजली कंज्यूम नहीं कर रहा उसको ये 20 रुपये तो भरने ही भरने हैं। तो मेरे ख़्याल में ये इस तरह जो है वो इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी और हम लोग इंटरनेशनली जो है वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इधर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए जो कमी हो सकती है वो करना चाहिए और इसको देखना चाहिए। अच्छा साकिब साहब, अगर देखा जाए टैक्सेशन के ऊपर भी फेडरेशन में बड़ा सवाल उठा है, बहुत भारी टैक्सेस, सुपर टैक्सेस हैं, क्या देख रहे हैं आगे चल के टैक्सेस की मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी? देखिए, अभी भी जो हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो FBR का जो टैक्स रेवेन्यू जो टारगेट था जो इस क्वार्टर में वो भी पूरा नहीं हुआ। जी, जैसे कि आपने सुना, फेडरेशन ने शदीद कंसर्न शो किया है कि कहा है कि एक तो सबसे बड़ा कर्ज है कि पैदावारी लागत है, साथ ही जो भारी टैक्सेस हैं वो कारोबार को चलने नहीं दे रहे। जी और नाजरीन, अब फिक्र नहीं, ज़रा इनकम टैक्स जमा कराएं। अक्टूबर के आखिर तक सिंध रेवेन्यू बोर्ड का बड़ा रिलीफ। किसानों के लिए खुशखबरी, अब 31 अक्टूबर गोशवारे तक जमा कराए जा सकते हैं। ज़राई टैक्स की तारीख में तोसी, SRB का नया सर्कुलर जारी। ज़राई टैक्स दहिंदगान के चेहरे खिल उठे। हुकूमत सिंध ने सुन ली दरख्वास्त, टैक्स जमा कराने की मोहलत बढ़ा दी है। किसानों के लिए ऑनलाइन सहूलत दस्तयाब, घर बैठे गोशवारा जमा कराएं, तोसी का फ़ायदा उठाएं, वक्त ज़ाया ना करें। SRB का वाज़ेह ऐलान। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, देखा जाए सिंध के जो किसान हैं और काश्तकार हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई है कि सिंध ज़री इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत सिंध की मंजूरी के बाद सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत जो है अब इनकम टैक्स गोशवारे जो है ज़री इनकम टैक्स जो है अब 31 अक्टूबर 2025 तक जो है जमा कराए जा सकते हैं, जो कि इससे पहले देखा जाए ज़री इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 थी, जो कि गुजर गई थी। हुकूमत सिंध ने जो बड़ा फैसला किया है किसानों और काश्तकारों को सहूलत देने के लिए, और जो मंजूरी के बाद अभी ये सर्कुलर जारी हुआ है और ज़री टैक्स दहनगाम के लिए ऑनलाइन ज़री इनकम टैक्स जमा करवाने की भी सहूलत भी मौजूद है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने तमाम ज़री टैक्स दहनगाम की तारीख में तोसी का फायदा उठाकर फौरी गोशवारे जमा कराने की हिदायत की और कहा है कि अपने जो इस पे जुर्माने हैं उससे बच सकते हैं, और ये बड़ी सहूलत है जो कि 1 माह की तोसी की गई है, जो कि 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए तोसी कर दी गई है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल, ट्रेडर्स का कहना है पाक भारत के दरमियान कशीदगी की खबरें और मुनाफे के हुसूल के लिए असस की फरोख्त मंदी का बायस है। इस हवाले से बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से। आगाह कीजिएगा वसीम। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है और पहले रोज़ ही हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान जो है वो मंदी का रुझान जो है वो देखा जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन काशिफ से कहूँगा कि वो दिखाएं कि ये ट्रेडिंग बोर्ड है जिसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स में जो है वो मंदी देखी जा रही है। सिर्फ कुछ कंपनीज़ ऐसे हैं जिनके शेयर्स में जो है वो हम तेज़ी देख रहे हैं। मंदी की वजूहात क्या है, क्योंकि कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और स्टॉक मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि जो मंदी की सूरत हाल की वजह से जो छोटे सरमायाकार हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनका क्या सेंटीमेंट है जानते हैं। जावेद साहब, क्या सूरत हाल है, जो मंदी की वजूहात क्या है? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर की जो खबरें चल रही हैं उस वजह से ये मंदी है। ये तो लोग थोड़ा अपना प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं। जैसा जो देखा आपने, मार्केट सुबह नीचे खुली थी लेकिन इसके बाद फिर ऊपर हुई और फिर अभी थोड़ा सा सेलिंग आई है, इस वजह से मार्केट माइनस है। तो यानी कि बीच में थोड़ा सा जो पॉजिटिव आया था तो उसमें कुछ सेक्टर में शेयर्स खरीदे गए। ज़्यादातर किस सेक्टर में मंदी देखी जा रही है?
अभी तो जनरली मंदी देखी जा रही है, लेकिन ज़्यादातर ऑयल जो रेट ज़्यादा बढ़े हुए थे उसमें सेलिंग ज़्यादा आ रही है, लोगों को जो अपना माल बेचने के लिए प्रेशर है। जी बिल्कुल, ये थे ट्रेडर जिनसे हमारी बात हुई और इनका ये कहना है कि सुबह के औकात में मंदी थी, लेकिन किसी हद तक पर रिकवरी देखने में आई, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मनफी रुझान देखने में आ रहा है। और इसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि इस वक्त जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है और जंग की बातें की जा रही हैं, तो उसका असर किसी हद तक स्टॉक मार्केट पर पड़ा है। तो दूसरी जानब जो सरमायाकार हैं उन्होंने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दी है, शेयर्स को फ़रोख्त किया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि में जो है वो मंदी की सूरत हाल है। जी, मुल्क में ट्रेन ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। कराची से रवाना होने वाली 5 ट्रेनें ताखिर का शिकार हैं, जबकि फैसलाबाद और खानेवाल का ट्रैक बंद होने के बायस रावलपिंडी और लाला मूसा जाने वाली ट्रेनों को बारास्ता लाहौर से रवाना किया जा रहा है। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। जी अक्सर, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे कब में जो है वो रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो पेशावर की रवानगी के लिए जो है वो प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। और चूँकि बात कर ली जाए रेलवे इंतजाम की या फिर ट्रेनों के अपडेट की या फिर ट्रैक के अपडेट की, तो सूरत हाल जो है वो सैलाब की तबाहकारियों के बाद जो है वो काफ़ी अबतर हो चुकी है। जो कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें हैं वो घंटों ताखिर का शिकार देखी जा रही है। ना सिर्फ ताखिर का शिकार देखी जा रही है बल्कि मुसाफिरों की कम तादाद और जो है वो ट्रैक के मसाइल के ऑपरेशन मसाइल के बाद जो है वो आज कराची से कोयटा रवाना होने वाली बुलान मेल को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। ट्रेनों में मुसाफिरों की तादाद जो है वो इंतहाई कम देखी जा रही है। इस मौसम में जो है मुसाफिरों ने जो ट्रेनों की सूरत हाल है उसको देखते हुए वैसे ही जो है वो अपने जो सफ़र है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। जबकि दूसरी सूरत हाल जो ट्रेनों की ताखिर का शिकार जो ट्रेनें ताखिर का शिकार है, रेलवे इंतजामी की जानिब से जो है वो ये बताया जा रहा है कि ट्रेनों की जो ट्रैक हैं वो इंतहाई जो है वो कमज़ोर हो चुके हैं और उनका जो मरम्मती काम जारी है और जो ट्रैक बहाल किए हुए उन पर भी जो वो रफ्तार को इंतहाई जो वो कम रखा हुआ है। 50 से 55 की स्पीड पर जो तमाम ट्रेनें चलाई जा रही है। जबकि खानेवाल और फैसलाबाद का जो रास्ता और ट्रैक है, जो स्टेशन है, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो अब तक बंद किए हुए हैं ताकि वहाँ का मरम्मती काम जो है वो मुकम्मल हो सके और जो सैलाब का पानी है उसको भी जो वो निकाला जा सके। और जो रावलपिंडी जाने वाली, सियालकोट जाने वाली, लाला मूसा जाने वाली ट्रेनें हैं वो लाहौर के रास्ते से जो है वो रवाना हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो रास्ता वैसे ही जो है वो लंबा हो रहा है। और जो दूसरी ट्रेनें वो ताखिर का शिकार देखी जा रही है। आज भी कराची से लाहौर रवाना होने वाली मिल्लत एक्सप्रेस जो वो 5.5 घंटे ताखिर का शिकार है, यानी शाम 5 के बजाय रात 9:30 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। और इसी तरह पेशावर रवाना होने वाली खबर मिल एक्सप्रेस भी जो रात 10:15 के बजाय 11:30 बजे रवाना होगी। कराची से सक्खर जाने वाली सक्खर एक्सप्रेस भी रात 11 के बजाय 1 घंटे ताखिर के बाद 12 बजे रवाना होगी। इसी तरह रावलपिंडी रवाना होने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस भी दोपहर 2 के बजाय 3 घंटे ताखिर के बाद शाम 5 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। जबकि कराची से सियालकोट रवाना होने वाली लाहौर के रास्ते अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी जो 3.5 घंटे ताखिर का शिकार है, जो 3:30 के बजाय शाम 6 से 6:30 बजे जो वो कराची के स्टेशन से रवाना होगी। रेलवे इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि 1 नवंबर तक जो वो ट्रेनों की सूरत हाल ऐसी देखी जाएगी। जबकि उसके बाद जो वो खानेवाल और फैसलाबाद के रास्ते का जो रास्ता है उसको खोल दिया जाएगा। नवंबर के महीने तक जो मुसाफिरों को ये मुश्किलात का सामना रहेगा। जी।